नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ग्लांस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए इम्पॉर्टेंट MCQs। चलिए शुरू करते हैं हम अपने पहले MCQs से। देखिए, इस MCQs को तैयार किया गया है जिस तरीके से आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, अर्थात जो भी सिलेबस में कहा गया है कि 5 प्रश्न इतिहास से, 5 प्रश्न राष्ट्रीय आंदोलन से, 5 प्रश्न भूगोल से, इसी तरीके से हमने पेपर को भी सेट किया है। और अगर इसी तरीके की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी पेट के नाम से ऑलरेडी हमारी टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपके सामने, पूछा जा रहा है, आर्यों की वर्ण व्यवस्था का आधार निम्नलिखित में से क्या था। आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति जो ऋग्वैदिक या वैदिक सभ्यता से संबंधित थे। पेशा, जाति, लिंग, रंग। तो वर्ण व्यवस्था अर्थात जिसमें हम वर्णों की बात करते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो इनकी जो बात थी आर्य समय में पेशा पर आधारित थी, यानी व्यवसाय पर आधारित थी, न कि जन्म या जाति पर आधारित। अगला प्रश्न होगा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे पराजित किया था। शक शासकों को, हुड़ शासकों को, मुगल शासक या ग्रीक शासक। सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक शासक को पराजित किया था। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय भारत में किस ग्रीक शासक का आक्रमण हुआ था। अगले प्रश्न को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है यहाँ पर, वास्को डिगामा कालीकट कब पहुँचा था। यानी भारत में कालीकट कब आया था, मतलब भारत में वास्को डिगामा कब आए थे। 1798 ईस्वी में, 1498 ईस्वी में, 1698 ईस्वी में और 1248 ईस्वी में। सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा नाम का पुर्तगाली व्यवसायी भारत आया था। तो ये कहाँ के थे, ये पुर्तगाल के थे। अगले प्रश्न को देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जन्म कब हुआ था। अर्थात इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसने राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसकी स्थापना पूछा जा रहा है। 1880 में, 1882 में, 1885 में या 1895 में। इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में। और इसकी स्थापना किसने की थी, तो अंग्रेज अधिकारी थे A.O. ह्यूम साहब। और सबसे पहले इनकी अध्यक्षता किसने की थी, तो वो की थी W.C. बनर्जी, अर्थात व्योमेश चंद्र बनर्जी साहब ने पहली अध्यक्षता कांग्रेस की थी 1885 में। अगला प्रश्न होगा, वह गवर्नर जनरल जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिला और जिसने उन्हें एक पार्टी दी थी। लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड एल्गिन। तो कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिले और साथ ही साथ एक पार्टी समारोह किया था, तो उसका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड डफरिन साहब। लॉर्ड डफरिन साहब ने जो है कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों से मिलने के बाद उन्हें एक पार्टी दी। और याद रखने वाली बात है कि लॉर्ड डफरिन के समय में ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में की गई थी। तो ये तो था भारतीय इतिहास का सेगमेंट। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग हम चलेंगे राष्ट्रीय आंदोलन पर, अर्थात राष्ट्रीय आंदोलन पर ज़्यादा फोकस किया गया। 5 प्रश्न पूरे वहीं से आएंगे और उन्हीं को ध्यान में रख के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हमने यहाँ पर सम्मिलित किए हैं। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन का अगर हम प्रश्न करते हैं, अगला पूछा जा रहा है आपसे, बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते हैं। स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, शिशिर कुमार घोष या दादा भाई नौरोजी। सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी। अक्सर प्रश्न आपने पढ़ा होगा, महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु किसको मानते थे, तो याद कर लीजिएगा गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जी को वो राजनीतिक गुरु मानते थे महात्मा गांधी, और बाल गंगाधर तिलक जी दादा भाई नौरोजी को मानते थे। हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। केसरी के बारे में पूछा जा रहा है, जो तिलक की एक पत्रिका थी। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि केसरी के बारे में, तिलक द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधार के लिए एक संगठन। तो देखिए, पत्रिका थी तो संगठन नहीं है। अंग्रेजी भाषा का एक समाचार पत्र जिसे मालिक एस.एन. बनर्जी थे, जिसके मालिक, यह भी गलत। एक मराठी समाचार पत्र या एक तमिल साप्ताहिक पत्र। सही जवाब हो जाएगा 3rd ऑप्शन, यह एक मराठी समाचार पत्र था जो तिलक के द्वारा चालू किया गया था। और उन्होंने एक मराठी पत्रिका भी लिखी थी जो किस में थी, मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में थी। कौन सी, मराठी। तो ध्यान दीजिएगा, मराठी भाषा में केसरी है, लेकिन मराठी पत्रिका की बात करेंगे तो ये अंग्रेजी भाषा में है। अगले प्रश्न को देखते हैं, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1900 ईस्वी में, 1905 में, 1906 में या 1902 में।
सही जवाब हो जाएगा 1906 में। 1906 में ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां साहब ने अपने प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ढाका में ही मुस्लिम लीग की स्थापना की और यह कहा कि मुसलमानों के हितों की रक्षा अब मुस्लिम लीग के भरोसे की जाएगी, कांग्रेस के द्वारा नहीं की जाएगी। और यहीं से कांग्रेस और मुस्लिम लीग में धीरे धीरे मतभेद बढ़ने लग जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए महात्मा गांधी ने किस सिद्धांत का उपयोग किया? मशीनों का उन्मूलन, ग्रामीण उद्योगों की स्थापना, अहिंसा को अंगीकार या न्यासिता का सिद्धांत? तो देखिए ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत है और यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट आंसर हो जाएगा इसका 4 हो जाएगा, न्यासिता का सिद्धांत। यानी महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था कि जो व्यक्तियों के पास अधिक संपत्ति है या जो भी संपत्ति है, व्यक्ति केवल उसका न्यासित करने वाला है, अर्थात उसका संरक्षण करने वाला है। संपत्ति का मालिक केवल और केवल ईश्वर है और इसीलिए व्यक्ति को केवल उतनी ही संपत्ति अपने पास रखनी चाहिए जितने में उसका जीवन यापन अच्छी तरीके से हो जाए और बाकी संपत्ति दूसरे लोगों में बांट देनी चाहिए। इससे क्या होगा? आर्थिक रूप से असमानता में कमी आएगी। ऐसा गांधी जी का विचार था, लेकिन वास्तविक रूप में कोई भी व्यक्ति अपना 1 रुपये नहीं देना चाहता है। यहाँ तो संपत्ति की बात थी। अगला प्रश्न है आपका, गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? 1919, 1917, 1934 और 1942? सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। 1917 में सबसे पहले उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था जो कि बिहार में है और यह तिनकठिया पद्धति के खिलाफ था। और बिहार में किसने बुलाया था गांधी जी को इस समस्या को अवगत करा के? तो उनका नाम होगा राजकुमार शुक्ल। राजकुमार शुक्ल जी ने गांधी जी को बिहार आगमन के लिए आमंत्रित किया कि तिनकठिया पद्धति से जो है कि किसानों को यहाँ पे मुक्ति दिलाई जाए। अब हम सिलेबस के अकॉर्डिंग भूगोल का अध्ययन करेंगे जिसमें 5 महत्वपूर्ण प्रश्न रखे गए हैं। देखिए प्रश्न है आपका, यहाँ प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा रेखा समानांतर है? कौन सी रेखा समानांतर है? अक्षांश, देशांतर, अक्षांश व देशांतर या इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब हो जाएगा एक ऑप्शन। क्या हो जाएगा? अक्षांश। यहाँ पूछ रहा है समानांतर। जब आप समानांतर रेखा की बात करते हैं तो आप अक्षांश रेखा इस तरीके से खींचते हैं 0 डिग्री, फिर जो है कि 30 डिग्री, या इसी तरीके से आप देखेंगे 35 डिग्री, 40 डिग्री, लेकिन ये कहीं भी आपस में जाके इन बिंदुओं पर मिलती नहीं है। जबकि देशांतर रेखा की बात करेंगे तो एक उत्तरी ध्रुव से निकलकर यानी उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर जाकर सभी रेखाएं जाके वहाँ पे मिलती हैं, इसलिए समानांतर नहीं होती हैं। तो क्या सही जवाब हो जाएगा? अक्षांश रेखाएँ समानांतर होती हैं। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड, सिक्किम, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश? सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सिक्किम। सिक्किम में नाथुला दर्रा और जेलेपला ये दोनों ही प्रमुख दर्रे हैं जहां से हम तिब्बत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, भूटान की तरफ भी बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका, भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से शुरू नहीं होती है? अर्थात ये जो भारत का, अगर हम दक्षिणी भारत का हिस्सा बनाते हैं तो पूछा जा रहा है इस पश्चिमी घाट से कौन सी नदी शुरू नहीं होती है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी? सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, महानदी। क्योंकि महानदी आपकी छत्तीसगढ़ के निकट रायपुर जिले से सिहावा नाम के निकट पहाड़ी से निकलती है और सामान्यतः यह उड़ीसा से होते हुए जो है कि बहते हुए कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, महानदी पर ही हीराकुंड बांध बनाया गया है। कौन सा बांध बनाया गया है दोस्तों? हीराकुंड बांध महानदी पर ही बनाया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में द्वितीय बृहत्तम बेसिन कौन है? मतलब दूसरे नंबर का सबसे बड़ा बेसिन कैसे होता है? बेसिन क्या होता है? जैसे हमारे घर में एक बेसिन लगा होता है हैंड वॉश करने के लिए या बाथरूम में लगा होता है, सेम उसी डिज़ाइन का एक गड्ढा जो कि मिट्टी में या ज़मीन में देखने को मिलता है। तो दूसरे नंबर पर पूछा जा रहा है कावेरी बेसिन, गोदावरी बेसिन, नर्मदा बेसिन, कृष्णा बेसिन? तो सही जवाब हो जाएगा इसका कृष्णा बेसिन। कृष्णा बेसिन जो है कि प्रायद्वीपीय भारत अर्थात दक्षिण भारत का दूसरा सबसे बड़ा विस्तृत जो है कि बेसिन है। हम अगले प्रश्न पर देखते हैं, संसार में भारत पहले स्थान पर है निकेल के उत्पादन में, या निकेल होगा, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में, मैग्नीज के उत्पादन में?
सही जवाब हो जाएगा माइका। माइका के उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान है। और अगर हम यूपी के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में यूरेनियम की बात करेंगे तो बहुत ही कम मात्रा में कहाँ पर मिलता है, केवल ललितपुर में मिलता है, वो भी पॉइंट में मिलता है, 0.01 के हिसाब से मिल जाता है वहाँ पे। तो यूरोप मतलब जो उत्तर प्रदेश है हमारा, वो जो खनिज होते हैं, खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से बहुत गरीब प्रदेश है। और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यूरेनियम केवल और केवल ललितपुर में मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न लिए जाएंगे। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, हम चारों ऑप्शन को एक साथ कर लेते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, मूल्य वर्धित का अर्थ किससे या किसके मूल्य से है। मूल्य वर्धित का मतलब होता है वैल्यू का एडिशन, यानी आप वैल्यू एडिशन या कोई नया मूल्य जोड़ते हैं तो किस में, कारक लागत पर उत्पादन, बाजार कीमतों पर उत्पादन, माल और सेवाओं एवं मूल्यह्रास का अंतर, या माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। सही जवाब हो जाएगा डी, माल और सेवाओं एवं मध्यवर्ती माल और सेवाओं की लागत का अंतर। अर्थात जब आप कोई कच्चा माल खरीदते हैं और उसमें कुछ अलग से और पैसा इन्वेस्ट करके एक नया सामान बना देते हैं, तो आप देखेंगे आपने जो कच्चा माल खरीदा और जो सामान बन के आपने प्राइस तय की, तो इसके बीच में आपने कुछ अपनी वैल्यू इनपुट की, यानी कि कुछ पैसा इन्वेस्ट किया। इसी को कहा जाता है मूल्य वर्धित। अगले प्रश्न पे देखते हैं हम 17 प्रश्न नंबर। पंचवर्षीय योजना से देखिए एक प्रश्न जरूर आएगा, और हमारी सभी वीडियो में 1-2 प्रश्न पंचवर्षीय योजना से जरूर रखे जाते हैं ताकि आपको याद हो सके। पूछा जा रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्ष की थी, तीसरी, चौथी, 5वीं या 7वीं। 4 वर्ष के बाद उसको समाप्त करके दोबारा नई पंचवर्षीय योजना लाई गई थी। तो सही जवाब हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना, जो केवल और केवल कब तक चली थी ये भी पता होना चाहिए आपको। 1974 से 79 तक केवल 4 ईयर तक चली थी, और मोरारजी देसाई की सरकार के द्वारा इसको रोल बैक कर दिया गया, यानी समाप्त करके नई पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। अगले प्रश्न को हम देखते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। सुकन्या समृद्धि खाता, बाल स्वच्छता मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, सुकन्या समृद्धि खाते को ही बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत, यानी इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया गया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आप याद कर लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक नया नाम प्रस्तावित किया गया है, बदलाव। क्या किया गया है, बदलाव। इसको नया नाम प्रस्तावित किया गया है। इसकी फुल फॉर्म आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिसको पता है वो ज़रूर बताएं, क्योंकि हो सकता है इस यूपी SSSC पेट में यह प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक होता है तो क्या स्थिति होती है। सिंपल सी बात पूछ रहा है कि अगर आपकी खर्च ज़्यादा है और राजस्व यानी इनकम कम है तो क्या स्थिति होगी। घाटे का बजट होगा, शून्य आधारित बजट होगा, निष्पादन आधारित या अधिशेष बजट। और आपको पता होता है जब आपका घाटा ज़्यादा होता है या आपकी पॉकेट मनी ज़्यादा खर्च होती है और आपकी इनकम अर्थात आपके परिवार से मिलने वाले पैसे जो होते हैं वो कम होते हैं, तो सामान्यतः हम लोग किस में चले जाते हैं, घाटे में चले जाते हैं, और फिर दोस्तों से जुगाड़ तुगाड़ करके काम चलाते हैं। तो ये हो जाएगा घाटे का बजट। अगला प्रश्न है, सेंट्रल बैंक के परिमाणात्मक उधार नियंत्रण उपाय में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। अर्थात आरबीआई के द्वारा जो मौद्रिक नीति के अंतर्गत महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो भी प्रयोग किए जाते हैं, जो भी टूल्स अपनाए जाते हैं, उसमें परिमाणात्मक उधार नियंत्रण के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन नहीं है। तो देखिए, बैंक दर नीति, खुला बाजार प्रचालन, नकदी रिजर्व अनुपात और नैतिक दबाव। तो आरबीआई के द्वारा परिमाणात्मक में ऐसे उपाय शामिल किए जाते हैं जो मुख्य रूप से बाध्यकारी नहीं होते हैं। अब क्या करेगी आरबीआई, नैतिक दबाव बनाएगी बैंकों पर कि आप कम से कम लोन दीजिए ताकि एनपीए की समस्या कम रहे, मुद्रास्फीति की स्थिति कंट्रोल रहे। लेकिन ये बैंक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको माने या ना माने, क्योंकि वो लीगल नहीं है, नैतिक दबाव है।
अब अगला प्रश्न आपको मिलेगा भारतीय संविधान से। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, पूरी तरीके से सिलेबस के अकॉर्डिंग हम पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवा रहे हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और आगे भी इसी तरीके की अपडेट्स आपको मिलती रहें। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा जो इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, स्वतंत्र न्यायपालिका में। तो पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की जो झलक मिलती है वो किस में मिलेगी आपको? प्रस्तावना में। प्रस्तावना में ही हमारे न्याय से संबंधित, स्वतंत्रता से संबंधित, समानता से संबंधित सभी विचार दिए गए हैं और आर्थिक कल्याण के लिए DPSP का भी प्रयोग किया गया है। अगला प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न, भारत में निर्वाचन आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो देखिए, एक होता है हमारा राज्य में और एक होता है हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संसद एवं राज्य विधानसभा, संसद राज्य विधानसभा एवं राज्य विधान परिषद, संसद राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति पद के लिए और उपराष्ट्रपति पद के लिए। तो इन चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्र के निर्वाचन आयोग के द्वारा इन सभी का चुनाव कराया जाता है। जबकि राज्य में अगर पंचायत के चुनाव होते हैं, नगर पालिका के चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव होते हैं, तो उसमें राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग की उसमें भूमिका बिल्कुल नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? आर्टिकल आपका भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लागू होता है? 380, 370, 356, 326। तो भारतीय राज्यों में राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 का प्रयोग करके लगाया जाता है, जिसके तहत राज्य के सभी विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद या राष्ट्रपति को प्राप्त हो जाती है। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने की शक्ति प्रदान करता है? अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 84, अनुच्छेद 85 या अनुच्छेद 90? तो इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, अनुच्छेद 85 का प्रयोग करके राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। अगला प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न होगा संविधान से, अभिव्यक्ति ग्राम सभा सही रूप में निरूपित करती है किसी गांव के बुजुर्ग नागरिकों को, किसी गांव की सारी आबादी को, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को या पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को? तो सही जवाब हो जाएगा इसका सी ऑप्शन, पंचायत के लिए निर्वाचक मंडल को। यही ग्राम सभा का सही रूप होता है, जो इसमें एक गांव के सभी सदस्य शामिल हो जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, विज्ञान से आएगा। 5 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान को शामिल किया गया है। कार्बोहाइड्रेट शरीर में किस रूप में संचित होता है? हम जो भोजन करते हैं, जिसमें रोटी, चावल, दाल, फल, फ्रूट्स, दूध, मक्खन, चिकन, बिरयानी, सब कुछ जो भी चीज़ें खाते हैं, तो उसमें जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है वो हमारे शरीर में ग्लूकोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन या सुक्रोज किस रूप में संचित होते हैं? सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा। अब यहाँ पर कुछ बच्चे इसका आंसर ग्लूकोज भी लगा सकते हैं, स्टार्च भी। ध्यान दीजिएगा, पौधों में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में आपको संचित मिलेगा। शरीर में जो है कि मानव शरीर में ग्लूकोज के रूप में तो मिलेगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन ग्लाइकोजन दिया है जो ग्लूकोज को आगे तोड़ के ग्लाइकोजन की फॉर्म में लाएगा शर्करा के माध्यम से, तो सही जवाब सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणें, गामा किरणें, अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रावायलेट किरणें? जैसे जब भी किसी की पत्नी गर्भवती होती है तो रूटीन चेकअप होता है डॉक्टर के द्वारा, तो डॉक्टर उसमें किसका प्रयोग करते हैं? तो अल्ट्रासाउंड के माध्यम से वो पता करते हैं कि शिशु की तबीयत कैसी है या शिशु का कैसा विकास हो रहा है, वो सारी चीज़ें पता की जाती हैं। अगला प्रश्न है, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है। किसी भी परमाणु का रासायनिक व्यवहार किस पर निर्भर करेगा? न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या पर, न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर या न्यूक्लियनों की संख्या पर? सही जवाब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करता है कि परमाणु का रासायनिक व्यवहार कैसा होगा। अगला प्रश्न,
यहाँ पे अगला प्रश्न शामिल किया गया है कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का उपयोग आमतौर पर किसके लिए होता है? उच्च आवर्त के लिए, माइक्रोवेव के लिए, डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए, या इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, डीसी और बिजली आवृत्तियों के लिए पोलर डाई इलेक्ट्रिक्स का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है आपका, पहले प्रश्न समझते हैं। बरसात की बूंदें बहुत ऊंचाई से गिरती हैं, उनके बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है? वे उन अंतिम वेगों के साथ गिरती हैं जो विभिन्न आकारों की बूंदों के लिए विभिन्न होते हैं या अलग अलग हो सकते हैं। तो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि वे अंतिम वेग के साथ गिरती हैं और जो हर बूंद के हिसाब से अलग अलग होगा। जो बूंद भारी होगी वो जल्दी आएगी, जो बूंद हल्की होगी वो धीरे धीरे आएगी। अब चलिए हम चलते हैं आपके 5 महत्वपूर्ण प्रश्न हिंदी पर, क्योंकि हिंदी के भी 5 प्रश्न आने हैं। देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से पंडित का स्त्रीलिंग बताइए। पंडित पत्नी, पंडिती, पंडिती, पंडिताइन। सही जवाब हो जाएगा 4 ऑप्शन, पंडिताइन हो जाएगा। पूछा जा रहा, रसिक प्रिया किसकी रचना है या इसके लेखक कौन है? मलूक दास, बिहारी लाल, दादू दयाल या केशव दास। सही जवाब हो जाएगा इसका केशव दास। केशव दास के द्वारा रसिक प्रिया को लिखा गया है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा, सर्वोत्तम विलोम की पहचान कीजिए। महान का विलोम क्या होगा? तुच्छ, क्षुद्र, छोटा या अमहान। सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, तुच्छ। महान का विलोम होगा तुच्छ। और यहाँ पर अगला प्रश्न है, अशुद्ध वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को चुनें। इसी प्रकार का देखिएगा आपके एग्जाम्स में पेपर देखने को मिलेगा। जैसे ही आप लोग जो है कि 10 से 12 वीडियो 15 वीडियो जब आप देख लेंगे इस चैनल पे, तो आपको लगेगा कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन अब फंस सकता है। और मैं वीडियो के अंत में, अर्थात जब 10-12 वीडियो हो जाएंगी, तो मैं आपको पेपर के नज़दीक आने पर एक टिप्स दूंगा, 2-3 महत्वपूर्ण टिप्स, जिसके माध्यम से आप UPSSC के पेट को पहले ही अटैम्प्ट में और बहुत अच्छे स्कोर के साथ कवर कर लेंगे। उसके लिए आप लोगों को हमारे चैनल से जुड़े रहना होगा ताकि आपको समय समय पे हमारी अपडेट्स मिलती रहें। पूछा जा रहा है अशुद्ध वाक्य की बात। बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों से गुस्सा मत करो, बच्चों को गुस्सा मत करो, बच्चों पर गुस्सा मत करो, बच्चों के ऊपर गुस्सा मत करो, बच्चों का गुस्सा मत करो। तो सही ऑप्शन हो जाएगा सेकंड कि बच्चों पर गुस्सा मत कीजिए। अगला प्रश्न है, मुहावरा है और इसका अर्थ बताना है आपको। 9 2 11 होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। गायब हो जाना, भाग जाना, 9 और 2 गिनना, बहुत से मित्र इकट्ठे होना। सही जवाब हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन, भाग जाना। 9 2 11 जैसे कहते हैं ना, चोर 9 2 11 हो गए यानी भाग गए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 9 2 11 का भाग जाना। आइए अब हम चलते हैं करंट अफेयर्स पर अपने, जिसमें 10 महत्वपूर्ण प्रश्न हमारे शामिल किए गए हैं। पूछा जा रहा है, भारत की पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर कौन बनी है? माहिरा खान, कोहली विद्याश्री, आश्रिता वी ओलेटी या हिरेश धनश्री। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है और सही जवाब हो जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन, माहिरा खान। ये पहली महिला उड़ान परीक्षण इंजीनियर बनी है। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गार्जियन मिनिस्टर की नियुक्ति की है? बिहार, असम, उड़ीसा, राजस्थान। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये इस बार पेट में आपको देखने को जरूर मिलेगा। सॉरी, इस प्रश्न का आंसर गलत हो गया है। यहाँ पर जो पहली महिला उड़ान परीक्षण होंगी उनका आश्रिता वी ओलोटी, यह प्रश्न का सही आंसर होगा, माहिरा खान नहीं होगा। सॉरी फॉर द मिस्टेक, सही कर लीजिएगा आप लोग। और इस प्रश्न का आंसर बताइए। तो गार्जियन मिनिस्टर की शुरुआत सबसे पहले असम सरकार के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की नोक संस्कृति चर्चा में रही है? केन्या, नाइजीरिया, दक्षिण अफ्रीका, पेरू। यानी नोक संस्कृति कहाँ की है? सही जवाब होगा नाइजीरिया, साउथ अफ्रीकी देश है ये नाइजीरिया। अगला प्रश्न है, एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, चीन। सही जवाब हो जाएगा भारत, क्योंकि बीमा प्रौद्योगिकी बाजार सबसे अधिक यहीं पर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? अभी हाल ही में यह वृद्धि की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 140% की लगभग वृद्धि कर दी गई है। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई? लगभग 140% की वृद्धि की गई है। अगले प्रश्न को हम देखते हैं,
उस भारतीय विद्वान का नाम बताइए जिसने क्रांतिकारी डीएनए अनुक्रमण तकनीकों, अगली पीढ़ी डीएनए अनुक्रमण के विकास के लिए प्रोफेसर डेविड क्लेनरमैन के साथ 2020 मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जीता है डीएनए के लिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यम, सुगाता बोस, अविनाश दीक्षित, रमेश माशेलकर। सही जवाब हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोफेसर शंकर बालासुब्रमण्यम। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं जो कॉमन भी हैं लेकिन लगातार चर्चा में रहने वाले हैं प्रश्न। उस भारतीय मूल के कोरियोग्राफर का नाम बताइए जिसने डांस का ऑस्कर जीता है। शंकर घोष, सुरेश मुकुंद, अश्वनी राम, हार्दिक गोयल। सही जवाब हो जाएगा बी, सुरेश मुकुंद जी ने डांस का ऑस्कर अवार्ड जीता है। अगला प्रश्न है आपका, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के अनुसार एशिया का दूसरा सबसे धनी व्यक्ति कौन बना? रतन टाटा, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी या अनिल अंबानी। सही जवाब हो जाएगा गौतम अडानी, ये दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। चलिए आगे हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, किसने इरोइजिंग के लिए क्रिटिकल नियर इजोटर्मल फोर्जिंग टेक्नोलॉजी विकसित की? इसरो, डीआरडीओ, नासा या स्पाइस जेट। तो सही जवाब हो जाएगा डीआरडीओ। डीआरडीओ के द्वारा यह टेक्नोलॉजी विकसित की गई है। अगला प्रश्न है आपका, किस देश में फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किया जाएगा? नेपाल, भारत, इंग्लैंड, फ्रांस। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बार आएगा ये प्रश्न, आपको जरूर देखने को मिलेगा। सही जवाब हो जाएगा सेकंड, अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन भारत में किया जा रहा है फीफा का। आइए हम सामान्य जागरूकता के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न को भी देख लेते हैं और उसी के साथ हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, इससे हमारा मोटिवेशन बनता है। पूछा जा रहा है, त्यौहार को फगुआ के नाम से भी जाना जाता है, किस त्यौहार को? तो अगर जो लोग पूर्वांचल के होंगे, यूपी के पूर्वी क्षेत्र के या बिहार के, वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि होली को हम लोग फगुआ के त्यौहार के नाम से जानते हैं। अगला पूछ रहा है, पुंग कोलेम किस राज्य का लोक नृत्य है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर। सही जवाब हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर का यह त्यौहार है या लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, 1997 में अरुंधति राय ने किस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार जीता था? हिस्ट्री ऑफ वॉल्व्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, टू स्टूडेंट्स, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। सही जवाब हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। अगला प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को को कब स्थापित किया गया था भारत में? सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, 1907 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 64 क्वेश्चन है। 65, चेतन भगत की कौन सी पुस्तक या किस पुस्तक पर काई पो 6 फिल्म बनाई गई थी जिसमें सुशांत सिंह का बहुत अच्छा रोल था? 2 स्टेट्स, 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, 5 पॉइंट समवन, 1 नाइट एट द कॉल सेंटर। 3 मिस्टेक में ही तीनों कैरेक्टर थे, तो सही जवाब हो जाएगा आपका सेकंड आंसर। 66 प्रश्न देखते हैं, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? चेरी ब्लॉसम, ऑरंगुटान, लाल रेशमी कपास या एशियाई शेर। एकमात्र एशियाई शेरों का जो प्राकृतिक आवास है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? गुजरात में है। तो यह 4 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गुजरात या राजस्थान में कपड़ा पर किया जाने वाला एक कला का नाम है, वो कौन सा है जिसमें कपड़े पर कला बनाई जाती है? इकट, बांधनी, पैठानी या चंदेरी। सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, बांधनी कला को ही जानते हैं हम, जिसमें गुजरात और राजस्थान में क्या होता है? कपड़े पे चित्रकारी की जाती है। अगला प्रश्न है आपका 68, किस राज्य द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को सबसे पहले अपनाया गया था? तो सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस पर 1959 में नेहरू जी जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले से, कहाँ से किया था? नागौर जिले से इसका शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण क्रम में भारत का नागरिक सम्मान है, चौथा सबसे बड़ा, उच्चतम, दूसरा सबसे बड़ा, तीसरा सबसे बड़ा।
पद्म विभूषण की बात की जा रही है तो देखिए दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है, और सबसे बड़ा सम्मान कौन सा होता है भारत का, तो वो होता है भारत रत्न। फिर उसके बाद पद्म विभूषण आता है, फिर उसके बाद पद्मश्री आता है, नहीं पद्म भूषण, फिर पद्मश्री आता है। और यहाँ पर लास्ट प्रश्न होगा कि त्यौहार को देवी दुर्गा और उनके 9 रूपों को समर्पित किया जाता है। तो बहुत आसान प्रश्न है ये, नवरात्रि। ये कुछ कॉमन कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन थे, और इसी तरीके की वीडियो अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।